Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. नेक्स्ट हमारे पास में है यहाँ पे पजल पार्ट 3 जो है, इसकी क्लास नंबर 1 ही आपके पास में हो जाती है। ठीक है, पार्ट 3 अलग अलग पार्ट्स में आप जानते हो कि मैंने पूरे पजल को बांट रखा है, जिससे कि आप फिजिबल स्तर पे समझ सकें कि किस एग्जाम की कितनी रिक्वायरमेंट है और आपको किस लेवल तक जाना होगा एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। प्री दे रहे हो तो कहां तक आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, मेंस देते हो कहां तक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास में पार्ट 3 हो जाता है। पार्ट 3 जो हमारे पास में है, इसमें आपके पास में जो जनरल पजल के सबसे अच्छे फॉर्मेट पूछे जाते हैं, सबसे अच्छे पैटर्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, वो पार्ट 3 के अंदर आपके पास में आ जाते हैं। ठीक है, बैंक के क्वेश्चन जो हैं उनके स्तर तक भी हम लोग पार्ट 3 के थ्रू यहाँ पर पहुंचने वाले। मल्टीपल प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम लोग 1 बाय 1 देखते हुए चलेंगे। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों के अगर सिंगल क्वेश्चन फॉर्मेट की मैं बात करूं तो ये जो पार्ट है ये एसएससी और रेलवे के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कम क्वेश्चंस आते हैं लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, मेनली रेलवे और एसएससी के अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों से प्री और मेंस लेवल पे पूछा जाता है, लेकिन मेंस लेवल में कई बार पार्ट 3 स्तर के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे गए हैं। इसके अलावा बैंक के लिए तो ये अति महत्वपूर्ण सेक्शन आपके पास में हो जाता है। ठीक है, बैंक के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन ये आप लोगों के लिए यहाँ पर हो जाता है। तो इस सेक्शन के अंदर हम लोग क्लास बाय क्लास देखते हुए चलेंगे, इनके अलग अलग मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे गोल्डन रूल्स हैं वो एज इट इज सेम रहेंगे। गोल्डन रूल्स आप लोगों के सेम रहते हैं। ठीक है, तो जो भी गोल्डन रूल है यहां पर सेम तरीके से अप्लाई होंगे। सबसे पहले जानकारी को पढ़कर व्यवस्थित करें, ये सबसे अहम हमारे पास में स्टेप हो जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी कि जानकारी कितने प्रकार की है उसके आधार पे उसको कैसे अरेंज किया जाए। ठीक है, क्योंकि सवाल में काफी कुछ दे रखा होता है और जितनी भी जानकारी आपको दी गई है उस पूरी जानकारी को आप कैसे व्यवस्थित करोगे ये आपको यहां पर देखना होता है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आपके पास में हुआ। इसके बाद में हम लोग देखें तो डायरेक्ट जानकारी, सबसे पहले डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसी में से जो सॉलिड है उस इंफॉर्मेशन को आप चुन करके उससे शुरू करें। सबसे पहले सवाल के अंदर जो व्यवस्थित होगी डायरेक्ट जानकारियां होंगी। इसके बाद में इनडायरेक्ट और नेगेटिव जो हैं, जो लोग डायरेक्ट में बैठ चुके हैं उसके बाद में इनडायरेक्ट प्लस नेगेटिव इंफॉर्मेशन आपको काम में लेनी। एक ऐसी चेन यहां पर बनानी है, चेन के साथ सभी को व्यवस्थित करते चलें। मोर और लेस हमारे पास मोटा मोटा यही स्टेप सारे के सारे हैं जिन गोल्डन रूल से हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर प्ले किया था, उन्हीं गोल्डन रूल से हम लोग इन क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए प्रश्न पे आ जाते हैं हम लोग। 5-5 क्वेश्चंस के ग्रुप आप लोगों के पास में यहां पर एक के बाद चलते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसे ये प्रश्न है, इसके ऊपर 5 सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। 6 व्यक्ति KLMNO, PUB, WXY और Z नाम के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत हैं। 6 लोग हैं और 6 अलग अलग ऑफिस के अंदर वो लोग काम करते हैं, ये भी हमको दे दिया। तो पहला एलिमेंट तो व्यक्ति का नाम क्या है, दूसरा एलिमेंट हमारे पास में वो किस कार्यालय में काम करता है। ठीक है, LO की पत्नी है, कार्यालय X में काम करती है, और साथ में ब्लड रिलेशन भी आपको दे रखा है, इनके बीच का रक्त संबंध भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए 6 व्यक्ति हैं हमारे पास, KLMNO एंड P, ये 6 लोग हमारे पास में है, और यहां से आगे ऑफिस हमारे पास में है Z तक। तो चलिए सबसे पहले जानकारी दी, LO की पत्नी है, तो L जो है वो पत्नी है, किसकी पत्नी है, O की, तो O हो जाएगा पति यहां पर, और कार्यालय X में काम कर रही है। और ये जो है कहां काम कर रही है कि सर कार्यालय X के अंदर ये कार्यरत है। कोई भी महिला कार्यालय V और Z
जेड में काम नहीं कर रही है। कोई भी महिला ऐसी नहीं है जो कार्यालय वी और जेड में काम कर रही है। वी और जेड में नो वेमेन, कोई भी औरत यहां काम नहीं करती। एम एन की बहन है, वह ऑफिस यू में कार्य कर रही है। एम जो है वो बहन है, किसकी बहन है? एन की। तो भाई बहनों को सीधी रेखा से हम लोग जोड़ देते हैं। एम एन की बहन है, वह ऑफिस यू में कार्य कर रही है। और एम के बारे में क्या बता दिया? यू ऑफिस में कार्य कर रही है। कौन से ऑफिस में काम कर रही है? यू में। पी ऑफिस डब्ल्यू में कार्य करती है। पी जो है ऑफिस डब्ल्यू में कार्य करती है। तो पी डब्ल्यू ऑफिस के अंदर कार्यरत है। पी ऑफिस डब्ल्यू में कार्य करती है और एन ऑफिस वी में कार्य करती है। एन जो है ऑफिस वी में कार्य करती है। ठीक है। एन इज वर्किंग इन ऑफिस वी। ठीक, इसको करता है कर लो, इंग्लिश में दिया है इन ऑफिस वी। और इसने ऊपर बता दिया कि वी और जेड में कोई भी औरत काम नहीं करती। एन ऑफिस वी में कार्य करता है। आगे चलें। हाउ इज एन रिलेटेड टू एम? एन एम से कैसे संबंधित है? एन जो है एम से कैसे संबंधित है? ध्यान से देखो, पहला जो सवाल है इसका उत्तर देना कोई कठिन हमारे पास में नहीं है। 6 व्यक्ति हमारे पास में यहां पर हैं, 6 पीपल्स के बारे में इसने हमको दिया है। ठीक है। और अलग अलग कार्यालय में काम करते हैं। वी और जेड में कोई भी जो है औरत कार्य नहीं करती है। एन के जेंडर की बात करें तो ध्यान से देखो, एन काम करता है ऑफिस वी में। तो ये किस में काम करता है? ऑफिस वी में काम करता है। वी और जेड ऑफिस के अंदर कोई भी महिला नहीं है, तो एन क्या हो जाएगा? मेल हमारे पास में होगा। एन क्या हो जाएगा? मेल हमारे पास में यहां पर होगा। ठीक है। और इस तरीके से इसने एम एन एल ओ और पी इन लोगों के बारे में बात यहां पर कर रखी है। के बारे में कोई भी चर्चा यहां पर हमको नहीं दिखाई दे रही है जो यहां पे की गई हो। ठीक है। इतनी जानकारी हम कह सकते हैं। तो इसने पूछा है कि सर ये बताओ एन एम से कैसे संबंधित है? तो एन जो है एम का हो जाएगा यहां पे भाई, और वो भी ऑफिस में काम करता है। तो ब्रदर हमारे पास में होगा। एन एम से कैसे संबंधित होगा? भाई यहां पर होगा। क्या हो जाएगा? भाई होगा। आगे आओ। सवाल है के किस कार्यालय में कार्यरत है? के किस कार्यालय में काम करता है? तो के बारे में इसने हमको कोई भी जानकारी यहां पर नहीं दी है। के बारे में आपको यहां जानकारी नहीं दी है। ठीक है। तो के बारे में इसने कुछ नहीं कहा। इसने कहा, इसने हमको ये बताया वी और जेड में कोई औरत काम नहीं करती। एल ओ की पत्नी है, एम एन की बहन है, एन भाई हो गया, एन वी ऑफिस में है, पी डब्ल्यू ऑफिस में हमारे पास में है। तो लगभग डब्ल्यू वी यू और हमारे पास में एक्स, ये 4 ऑफिस में काम करने वालों के बारे में हमको पता है। के बारे में इसने कुछ नहीं दिया। के बारे में प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। के जो बचा है हमारे पास में। ठीक है। कितने ऑफिस थे? यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो के जो है हमारे पास में यू वी हो गया, डब्ल्यू हो गया, एक्स हो गया। वाई और जेड ऑफिस की कोई बात नहीं हुई, या तो वाई ऑफिस में है या जेड ऑफिस में है। के अलावा एक और आदमी की इसने बात नहीं करी है जो हमारे पास में यहाँ पे पी हो गया, ओ हो गया, एम है, एन है, के एल, एल भी हमारे पास में है। के अलावा बाकी सबकी बात कर रखी है। ठीक है। यू वी एक्स डब्ल्यू। ठीक है। यू वी एक्स डब्ल्यू ये हमारे पास में है। यू में काम करने वाला व्यक्ति है, वी में काम करने वाला व्यक्ति हमारे पास में है, डब्ल्यू में काम करने वाला व्यक्ति हमारे पास में है, एक्स में काम करने वाला है, वाई और जेड में काम करने वाला नहीं है। ठीक है। इनके बारे में नहीं पता। ओ के बारे में भी नहीं पता। ओ तो या तो वाई में काम करता है या जेड में कार्य करता है। ठीक है। तो ये हमारे पास में यहां पर होंगे।
के का जेंडर भी हमको नहीं पता है, वाई या जेड में है, उसके आधार पे हम जेंडर के बारे में भी नहीं कह सकते। जेड में कोई औरत काम नहीं करती, ठीक है, जेड में कोई भी औरत जो है वो हमारे पास में काम यहां पर नहीं करती, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ओ का तो जेंडर हमको पता है, ओ तो क्या है, मेल है। अब अगर के भी एक मेल हुआ तब तो हम ये स्लैश लगा के कह सकते हैं। के जेंडर के बारे में इसने नहीं बताया, नन ऑफ दी वेमेन इज वर्किंग इन वी एंड जेड, वी और जेड में कोई औरत काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो इस आधार पे हम इतना कह सकते हैं, ठीक है। ये कहना मुश्किल है कि ओ को हम जेड में ही माने, क्योंकि ओ में कोई औरत काम नहीं कर, ओ जो है वो अगर मेल है तो जेड में काम कर सकता है, ऐसा मान सकते हैं, बट इतना डेटा हमको यहां पर नहीं दे रखा है। तो इसने पूछा है कि किस ऑफिस में काम करता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो ये ज्ञात नहीं किया जा सकता, या तो वाई में है या जेड में है, जितनी जानकारी दी है उसके आधार पे नहीं कर सकते। ओ मेल है, बिल्कुल ठीक बात है, पर जैसा मैंने बताया हमें के का जेंडर तो नहीं पता, के भी अगर मेल हुआ तो जेड में काम कर सकता है कि नहीं है, के फीमेल होगा तब तो हम कह सकते हैं, लेकिन इतना भी इसने यहां पर नहीं दिया है। आगे आए, निम्नलिखित में से कौन सा नर का निश्चित युग्म है, कौन कौन सा हमारे पास में डेफिनेटली पेयर ऑफ मेल है, कौन कौन मेल निश्चित रूप से होगा। के का जेंडर नहीं पता है, के का जेंडर नहीं पता है, ओ का जेंडर पता है, मेल है। एन के बारे में देखें, एन भी मेल है। एन और पी की बात करें तो देखो, पी हमारे पास डब्लू में कार्य करता है, पी के जेंडर के बारे में कुछ नहीं कह सकते हम लोग कि डब्लू में काम करने वाला मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, लेकिन यहां कह सकते हैं कि एन और ओ हमारे पास में निश्चित रूप से, क्योंकि 100% ये जानकारी हमें सवाल के अंदर दे रखी है। निश्चित का मतलब रीजनिंग में हमेशा होगा कि आपको निश्चित रूप से पता है। आगे यहां देखें, ऑफिस वाई में कौन काम कर रहा है, तो वाई और जेड का हम कंफर्म नहीं कह पाए थे, के और ओ या तो वाई में या जेड में थे, अभी हमने देखा, ठीक है। तो ऑफिस वाई में कौन काम कर रहा है, या तो के या फिर ओ, तो हम फिर से कहेंगे यहां भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। आ गया है, उनमें से कम कितने पुरुष हैं, कितने पुरुष हमारे पास में होंगे, ठीक है। तो उनमें से कम कितने पुरुष हैं, तो एटलीस्ट हाउ मेनी मेल्स आर अमोंग देम, कितने मेल हैं हमारे पास में। तो कम से कम शब्द आया है, यानी कि निश्चित नहीं पूछ रहा आपसे, निश्चित नहीं पूछ रहा। आइए सवाल पे, सवाल ने जितना हमको दिया, हमें पता है एन पुरुष है, ओ पुरुष है, ठीक है। एन एक पुरुष है, ओ एक पुरुष है, और इसके अलावा एक और चीज, बहुत अच्छा सवाल है ये, जेड ऑफिस में जो काम करेगा वो भी मेल ही होगा, ये भी हमें पता है। तो वी ऑफिस में काम करने वाला मेल है, और ओ जो है किसी एक ऑफिस में है, इसके बारे में हम नहीं कह सकते, हो सकता है जेड में ही ये हमारे पास में हो, ठीक है। तो हम कहेंगे दो तो मेल हैं, इसकी हम गारंटी ले सकते हैं, दो तो मेल हैं, इस चीज की गारंटी हम ले सकते हैं कि दो सर कम से कम हमारे पास पुरुष हैं, इतना हम कह सकते हैं सवाल के बारे में। ये तीन भी हो सकता है, जितना सवाल ने हमें दिया, सवाल ने तीन जानकारी दी, उसके आधार पे ये तर्क यहां पर निकाले जा सकते हैं। तीन पेन की आवश्यकता ही नहीं है, आपको कौन सा एक्सप्लेन करना है एग्जाम के अंदर कि तीन एलिमेंट हैं तो तीन पेन होने चाहिए, नहीं, एक ही पेन से लिखो, जितनी भी जानकारी है उसको शॉर्ट फॉर्म में दर्शाते हुए चलो, ठीक है। आ गया, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है। 56 से 60 हमारे पास में जो प्रश्न हैं, इन क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं, तो देखें, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी गिवन इंफॉर्मेशन, पी क्यू आर एस टी एंड यू आर ट्रेवलिंग इन ए बस, कितने लोग हैं, कि सर 6 लोग हैं, और 6 लोगों में हमारे पास में यहां पर
बस के अंदर ये ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन बहुत क्लोज है, हाँ बिल्कुल अच्छे विकल्प दिए जाते हैं जो सोचने पे मजबूर करें, जिनमें बैंकिंग एग्जाम क्या करते हैं, वो ऑप्शंस को अच्छा पूछते हैं। अच्छा पूछने का कारण क्या है, ताकि ऐसा नहीं हो कि क्वेश्चन सॉल्व करने वाला पांचों को सही कर दे, कहीं ना कहीं तो उलझ के और जल्दबाजी में सिली मिस्टेक करे। ओके, यहां देखो, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन। पी क्यू आर एस टी एंड यू आर ट्रेवलिंग इन ए बस, टू ऑफ देम आर जर्नलिस्ट, टू आर इंजीनियर, वन इज एडिटर, वन इज राइटर। इन छह लोगों में से दो तो जर्नलिस्ट हैं, दो इंजीनियर हैं, एक एडिटर है और एक राइटर है। द एडिटर पी इज मैरिड टू ए जर्नलिस्ट एस, और पी की शादी एस से हो रखी। पी की शादी एस से हो रखी है। कौन पति कौन पत्नी ये तो नहीं पता, लेकिन इसने बता दिया कि पी एक एडिटर है और एस एक जर्नलिस्ट। ए राइटर इज मैरिड टू क्यू, ये जो राइटर है वो क्यू से मैरिड है। ए क्यू से शादीशुदा है, क्या बताया, ए है राइटर और क्यू का पता नहीं। क्यू इज इन सेम प्रोफेशन एज यू, क्यू और यू का सेम प्रोफेशन है, तो क्यू और यू या तो हो सकते हैं जर्नलिस्ट या हो सकते हैं इंजीनियर। अब क्यू और यू का सेम प्रोफेशन है तो ध्यान से देखो, इधर तो जर्नलिस्ट में से एक हमें एस मिल गया। अब इसने कहा है कि क्यू और यू का सेम प्रोफेशन है, तो दो लोग तो केवल यही हो सकते हैं, क्यू और यू, और कहीं संभव ही नहीं है, क्योंकि या तो दो जर्नलिस्ट थे या दो इंजीनियर थे। अब जर्नलिस्ट में से एक पता है, यानी कि क्यू और यू क्या है, इंजीनियर। यहां इसने बताया नहीं, ये पजल का पार्ट था, इतना आपको सोचना था, ठीक है। क्यू और यू सेम प्रोफेशन के हैं, तो ये दोनों जर्नलिस्ट तो हो नहीं सकते, ये दोनों क्या होंगे, इंजीनियर। जर्नलिस्ट क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि एस एक जर्नलिस्ट है। तो सर ये भी पता लग गया, इंजीनियर हैं ये। आगे देखें, P R Q S are two married couples and none of them has the same profession. P R Q और S का अलग अलग प्रोफेशन है और दो मैरिड कपल हैं, ठीक है। P R Q S, तो P और S तो मैरिड हैं, P और S तो मैरिड हैं, अगला मैरिड कपल हो जाएगा R और Q, ठीक है। R और Q आर टू मैरिड कपल्स, नन ऑफ देम आर। पी आर क्यू एस दो विवाहित जोड़े हैं और उनमें से किसी का भी पेशा समान नहीं है, ठीक है। दो विवाहित जोड़े हैं, ये तो कुछ बात फिट नहीं हो रही, क्योंकि इसने ऊपर दिया था। अच्छा देखो, इंग्लिश में देखो, ए राइटर ये एक ही बात नहीं कर रहा, ए तो कोई है ही नहीं इसमें यार। पी क्यू आर एस टी यू, ये तो है ही नहीं। मतलब ये नॉर्मली हमारे पास में क्या था, ए राइटर की बात हुई, यानी कि यहां हमें प्रोफेशन जो है इसका नहीं पता है, मतलब इसका नाम नहीं पता है। अब इसने बताया पी आर क्यू एस है हमारे पास में, पी और एस मैरिड हैं, तो आर की शादी क्यू से हुई है, ये कौन है, आर हमारे पास में होगा। यहां इसने ए राइटर की बात करी थी, ये एक लेखक है, एक लेखक की बात कर रहा है। अब देखो, हमसे बोला पी आर क्यू एस दो विवाहित जोड़े हैं, उनमें से किसी का भी प्रोफेशन समान नहीं है। पी आर क्यू एस किसी का भी प्रोफेशन समान नहीं है, हम देख सकते हैं। अगली जानकारी है, यू इज ब्रदर ऑफ आर, आर का भाई है यू, ठीक है। आर के बारे, यू के बारे में पता चला कि ये हमारे पास में क्या है, भाई है, ठीक है। और इतनी जानकारी हमारे पास में है, इतनी जानकारी हमारे पास में है। एक व्यक्ति जिसकी चर्चा इन्होंने नहीं करी, वो है हमारे पास में टी, ठीक है। टी हमारे पास में वो व्यक्ति है। अब एक इंजीनियर और एक जर्नलिस्ट हमारे पास में अलग होगा, टी के बारे में हमें नहीं पता। तो ध्यान से देखो, जर्नलिस्ट दो थे, अब दूसरा जर्नलिस्ट इनमें से, इन दोनों में से एक होगा, और इंजीनियर भी दो हैं, दूसरा इन दोनों में से एक हमारे पास में यहां पर होगा।
यहां इसने दिया क्यू यू के समान पैसे में है, यानी कि यू भी हमारे पास में क्या होगा, इंजीनियर यहां पे होगा, इंजीनियर इंजीनियर। ठीक है, अब हमारे पास में जर्नलिस्ट बचा है तो कौन होगा कि सर जर्नलिस्ट हमारे पास में हो जाएगा टी। सबके बारे में हम यहां पर बता पा रहे हैं। ठीक है, ये सवाल आपको ज्यादा सोचने पे मजबूर करेंगे, बट आप देखो शॉर्ट फॉर्म में जानकारी लिखते हुए चले, यहां पर मर्ज हो गया, सबका प्रोफेशन पता है, सबके बीच में जितना रिलेशन दिया हुआ है वो हमको पता है। अब आगे चलें इसके ऊपर सवालों पे। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी पत्रकारों को दर्शाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर शो जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट कौन कौन से हैं? तो सर जर्नलिस्ट हमारे पास में एक तो एस है, एक टी है, तो एस टी हमारे पास में दो जर्नलिस्ट यहां पर होंगे। कौन कौन से होंगे? एस और टी हमारे पास में दो जर्नलिस्ट यहां पर होंगे। आगे आओ। आगे निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा इंजीनियरों को दर्शाता है? तो सर क्यू और यू सवाल ने लिख के दे दिया था, ये जानकारी तो हमारे पास थी, इनका सेम प्रोफेशन है और वो प्रोफेशन क्या आया था? इंजीनियर। आगे आओ। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विवाहित जोड़ा है? कौन सा जोड़ा इनमें से विवाहित है, यह पूछा है। तो क्यू और आर है विवाहित जोड़ा, आई थिंक आर क्यू एक विवाहित जोड़ा है, पीएस एक विवाहित जोड़ा, पीएस और आर क्यू। तो आर क्यू ये रहा, आर और क्यू एक विवाहित जोड़ा है, तो विवाहित जोड़े के बारे में इसने पूछा है यहां पे। आगे आओ। अगला देखें, आर का यू से क्या संबंध है? आर का यू से क्या संबंध है? तो आर का यू से क्या संबंध है? आर यू का क्या लगेगा? आर जो है वो यू का क्या लगेगा? कि सर यू का भाई भी हो सकता है, यू की बहन भी हो सकती है, इसके बारे में हमें यहां पर नहीं पता। क्योंकि अगर केवल इतनी जानकारी दे रखी है कि पी की शादी एस से हो रखी है, तो इसका मतलब ये नहीं पता कि कौन हमारे पास में पी है, कौन एस है। ठीक है, इंटरनेट बिल्कुल फाइन है। एक बार कमेंट करें सभी लोग, फटाफट से कमेंट करो सभी लोग कि सभी लोग सुन पा रहे हैं, सबको वीडियो विजिबल है। फटाफट से कमेंट करो। हाँ विमल, आप चेक करें, हो सकता है आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है। ओके, तो देखिए यहां पूछा है आर यू का क्या लगेगा? आर यू का क्या लगेगा? यू से क्या संबंध है? अंकल है, सिस्टर है, ब्रदर है, कैन नॉट से, कह नहीं सकते, कांट से हमारे पास आएगा। हम भाई और बहन में से क्या होगा नहीं बता सकते, या तो भाई होगा या बहन होगा, सवाल में इतना ही हमको दे रखा है। आगे आओ। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा पति को दर्शाता है? कौन सा जोड़ा पति को दर्शाता है? ठीक है, पेयर सोज दी हस्बैंड। तो हस्बैंड के बारे में तो पता ही होता तो बात ही अलग होती, हम इसके बारे में क्या है, श्योर यहां पे नहीं है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। आगे आओ। सवाल 61 से 65 पे चलिए। A, B, C, D, Y are 5 plays which are to be staged from Monday to Saturday. Per day, one play will be staged. One day will be provided for the rest. ठीक है, क्या बोला है कि 5 प्ले हैं, जैसे परफॉर्मेंस वगैरह होते हैं कॉलेज वगैरह में, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, 5 प्ले हैं, 5 अलग अलग दिन वो होने हैं। पर डे वन प्ले विल बी स्टेज, हर दिन एक प्ले होगा। वन डे विल बी प्रोवाइडेड फॉर रेस्ट, और एक दिन रेस्ट के लिए होगा। 5 प्ले हैं, 6 दिन है मंडे से सैटरडे तक, एक दिन छुट्टी रहेगी। तो चलिए शर्तों के आधार पे देखते हुए चलें। तो देखो यहां मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये हमारे पास दिन है। क्या है? ये हमारे पास में दिन यहां पे है। अब इसने कहा है कि 5 दिन प्ले चलेंगे ए बी सी डी और वाई। हमने कहा ठीक है, चलिए देखते हैं। द डे ऑफ रेस्ट इज बिटवीन ए एंड वाई।
जो रेस्ट वाला दिन है वो ए और वाई के बीच में, तो ए और वाई के बीच में रेस्ट वाला दिन होगा जो हमें इस प्रकार से होना चाहिए। सी विल बी स्टेज इमीडिएटली आफ्टर डी। डी जिस दिन दिखाया जाएगा उसके अगले दिन सी दिखाया जाएगा। इमीडिएटली बोला है यानी कि तुरंत बाद में। वाई इज ऑर्गेनाइज्ड अगो दी स्टेजिंग ऑफ सी। वाई सी से पहले हुआ है, सी से पहले हुआ है तो वाई कहीं यहां पर होगा। सी से जस्ट पहले डी हुआ है, डी के पहले कहीं वाई होगा। वाई को सी के मंचन से पहले आयोजित किया गया है। वाई और सी के बीच दो स्थानों का आयोजन किया गया। वाई और सी के बीच में दो हैं तो एक और यहां पर होगा। वाई और सी के बीच में दो प्ले हैं तो इस प्रकार से यह हमारे पास में बनेगा। ठीक है, अब देखो, अब आप खुद देख पाओगे अगर ए और वाई के बीच में रेस्ट है तो ए नीचे तो आ नहीं सकता। इसका मतलब रेस्ट वाला दिन यहां पे और ए होगा यहां पे। ए और वाई हो गए, इधर देखो कितने दिन, 3 और 3 6। यानी कि अब हमें पूरी व्यवस्था के बारे में अनुमान है। शॉर्ट फॉर्म में जानकारी लिखी, तुरंत मर्ज हो गई कि सर ए यहां, रेस्ट यहां, वाई यहां, यहां खाली है, इधर डी है, इधर सी है। एक प्ले रह गया केवल, ए हो गया बी, बी होगा थर्सडे को। ठीक है, ये पूरा हमारे पास शेड्यूल होगा। केवल जानकारियों को साथ लेकर के चलो, आप इन क्वेश्चंस में कभी भी परेशान नहीं होगे। देखो, सोमवार को किस नाटक का मंचन किया गया कि सर सोमवार को केवल ए संभव था, ए नाटक का मंचन हुआ। आगे आओ, नाटकों के मंचन का सही क्रम क्या है? ठीक है, ए के बाद रेस्ट, रेस्ट के बाद वाई, वाई के बाद बी, बी के बाद डी, डी के बाद सी। ये बिल्कुल सही क्रम है। ठीक है, दे रखा है सवाल में। आगे आओ, अगला देखें, ए और डी के बीच कितने दिनों का अंतराल है? ए और डी के बीच में कितने दिनों का अंतराल है कि सर ए और डी के बीच में कितने दिन का अंतराल है? ए यहां है, डी यहां है, इनके बीच में 3 दिनों का अंतराल है। कितने दिनों का अंतराल है? 3 दिनों का अंतराल है। कितने दिनों का अंतराल है? 3 दिन का अंतराल हमारे पास में इनके बीच में होगा। आगे आओ, अगला, विश्राम का दिन कौन सा था? रेस्ट वाला दिन कौन सा है? ट्यूसडे वाला, यानी कि मंगलवार वाला। कौन सा है? मंगलवार वाला। आ गया। सी का मंचन किस दिन किया गया? ठीक है, तो सी तो सबसे एंड में था, सैटरडे को। देखो, सी बिल्कुल शनिवार के दिन है। सैटरडे यानी शनिवार के दिन सी का मंचन हुआ है। आ गया। अगला देखिए, 66 से 70 हमारे पास अगेन एक लार्ज सवाल है जिसको हमें देखना है। सवाल है, 8 persons A B C D E F G and H are working in a company and have different salaries। सबकी अलग अलग सैलरी है और 8 लोग हैं, अलग अलग कंपनी में काम करते हैं, अलग अलग तनख्वाह है इनकी, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। नो 2 persons सैलरी इज सेम। किन्हीं भी दो आदमियों की सैलरी समान नहीं है। देखें, बी सैलरी इज फोर्थ लोएस्ट बट ग्रेटर देन दैट ऑफ डी। बी की सैलरी डी से तो ज्यादा है लेकिन फोर्थ लोएस्ट है, यानी कि नीचे से चौथी है। ठीक है, तो सैलरी फोर्थ लोएस्ट है, सैलरी की तुलना कर रखी है। सैलरी की क्या कर रखी है? तुलना। तो क्या हम सैलरी की तुलना के आधार पे लिख दें इनको, क्योंकि इसने जानकारी सैलरी की तुलना के आधार पे दे रखी है। डी का वेतन कंपनी में सबसे कम है, देखो सैलरी की तुलना कर रखी है, सैलरी की तुलना के आधार पे लिखेंगे कि सर 8 लोग हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा सैलरी वाला, दूसरे नंबर पे सैलरी, तीसरे नंबर पे सैलरी, चौथे पे, पांचवे पे, छठे पे, सातवें पे,
8वें पे, ये हमारे पास में 8 लोग हैं। अब देखो, बी का वेतन चौथा सबसे कम है। बी का वेतन चौथा सबसे कम है, तो नीचे से चौथा 1 2 3 4 बी यहां पर है। बी से कम हमारे पास 3 लोग हैं। डी का वेतन से अधिक है, लेकिन डी का वेतन यहां कहीं होगा। बी का वेतन डी के वेतन से अधिक है, कितना अधिक है नहीं पता। आगे चलो, सी का वेतन केवल एक व्यक्ति से अधिक है। सी का वेतन एक व्यक्ति से अधिक है, इसका मतलब सी आएगा यहां पे, एक व्यक्ति से ज्यादा है सी का। ई का वेतन कंपनी में दूसरी सबसे ज्यादा है, कंपनी में दूसरा सबसे ज्यादा वेतन ई का है। एफ का वेतन एच से अधिक है। एफ का वेतन जो है वो एच से अधिक है। एच से क्या है? अधिक है। तो जिसका अधिक है उसको हम ऊपर लिख रहे हैं, जैसे इस तरह के हमने नॉर्मल सवाल भी पहले देखे हुए हैं। लेकिन कंपनी में उच्चतम नहीं है। एफ का एच से है अधिक, लेकिन एफ का वेतन उच्चतम नहीं है। आगे देखो, जी का वेतन न तो कंपनी में सबसे ज्यादा है न ही सबसे कम, यानी कि सर जी यहां नहीं आ सकता और जी यहां नहीं आ सकता। जी का वेतन ई और एफ के बीच में है। जी का वेतन ई और एफ के बीच में है। 3 लोग हमारे पास में यहां पर होंगे। ध्यान से देखो, अगर जी का वेतन ई और एफ के बीच में है, ई तो बैठा हुआ है, एफ ऊपर नहीं आ सकता, एफ को इधर आना पड़ेगा, तो ये लो, ये तीनों तो बैठ गए। ये तीनों बैठ गए। अब देखो कि सर जी यहां नहीं है, जी यहां नहीं है, जी को होना पड़ेगा इस जगह पे। बोलो ठीक है। अच्छा, जी तो बैठ गया, जी तो बैठ चुका है। आगे दिया इसने एफ ऊपर नहीं है। एफ अगर टॉप पर नहीं है, एफ के नीचे एच है, तो फिर हम बोलेंगे एफ यहां होगा, एच यहां होगा। ये दोनों भी हमारे पास बैठ गए। एफ के बारे में टॉप पे नहीं है। अब एक व्यक्ति रह गया केवल, कौन सा है? कि सर ए रह गया। ए आएगा टॉप पे। ए की सैलरी कंपनी में सबसे ज्यादा है। एक ही कंपनी में काम कर रहे थे, तनख्वाह अलग अलग थी, तनख्वाह की हमारे पास में तुलना इसने कर रखी। ठीक है। अच्छा, एफ को 2 बार बिठा दिया क्या? यहां देखो, एफ तो बैठा हुआ है, तो एफ के नीचे एच आ जाएगा। एफ के नीचे एच है। अब बी के नीचे कहीं डी होगा, तो डी इस जगह आ जाएगा। ए हमारे पास में बच गया, ए टॉप पर है। ठीक है। एफ को हमने 2 बार ले लिया था, एफ पहले से ही बैठा हुआ है, तो एफ के नीचे एच बैठ गया और यहां नीचे आ जाएगा डी, क्योंकि डी का हमें कंफर्म है नीचे कहीं ये बैठेगा। अब ये हमारे पास में यहां पर हो गई, सारी जानकारी हमने ले ली। सैलरी ऑफ डी इज नॉट द लोएस्ट। ध्यान से देखो एक और चीज, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, देखो ध्यान से। जैसे ये देखो आप, ये तो था हमारे पास, इतना हम बिठा चुके थे। अब इसने कहा है, हमें पता है कि एफ के नीचे एच आएगा, तो एच या तो यहां आ सकता है या फिर सर यहां आ सकता है, 2 सीट खाली है। दूसरी बात, बी के नीचे डी आएगा, तो यहां डी भी आ सकता है, यहां डी भी आ सकता है। लेकिन एक चीज इसने दे रखी है, डी का वेतन कंपनी में सबसे कम नहीं है, यानी कि यहां डी नहीं हो सकता, तो डी को यही होना पड़ेगा। एफ के नीचे कहीं एच है, तो एच की सीट आएगी यहां पर। ठीक है। पूरी जानकारियों को कंसीडर करोगे तो इस प्रकार से अरेंजमेंट आएगा। अब ए जो है हमारे पास टॉप पर होगा। इसने बहुत लिमिटेड जानकारी दी। डी चौथे नंबर पे नहीं बैठता, जी यहां नहीं आ सकता, ये दे दिया था। एफ की जानकारी दे दी थी, जी का दे दिया था। फिर इसने हमको अनिश्चित जानकारी दी। पहली, ई और एफ के बीच में जी है, बी के नीचे डी बैठता है, एफ के नीचे एच बैठता है। तो जैसे ही ई और एफ को हमने बिठाया, एफ के बैठते ही हमने देखा एच कहीं नीचे आएगा, बी के नीचे डी आएगा, तो फिर इन दोनों में डी यहां पॉसिबल नहीं था, डी को हमने बिठाया
कि सर बी के नीचे डी यहां आ जाएगा, एफ के नीचे एच यहां पर आएगा। ये सारी जानकारियों को आपने प्रस्तुत किया। अब देखो, पूछा है यदि ई का वेतन 15,000 है तो डी का वेतन 10,000 है। ई का वेतन 15, डी का वेतन 10, एफ का वेतन क्या होगा? ई का वेतन 15 और डी का वेतन 10। ई का वेतन 15, डी का 10, एफ का वेतन कितना होगा? ध्यान से देखो, एफ का वेतन 15 और 10 के बीच में कहीं होगा, और बीच में कहीं होगा तो ये देखो 15 से ज्यादा नहीं हो सकता